नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस की इस लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। घर से आप बाहर निकलो और अपनी मंजिल को आप प्राप्त करो भैया। आज का टॉपिक, ये अंतिम बायोलॉजी की क्लास होगी और बायोलॉजी का आप सिलेबस आज समाप्त हो जाएगा और इसके बचे हुए कुछ पार्ट्स आज ले लेंगे। आप लिखिएगा फसल, कृषि एवं पशुपालन। कृषि व पशुपालन, इस टॉपिक को आज करेंगे। कृषि और पशुपालन, इससे भी सवाल बने कई बार एग्जाम में, आर्मी के पेपर में यहां से सवाल बने हैं। कृषि, कृषि तो जानते हैं आप सब, खेती। कृषि के अलग अलग चरण होता है और उसका लास्ट चरण कौन सा होता है जरा बताना। कृषि का अंतिम चरण कौन सा होता है? खेती का अंतिम चरण कौन सा होता है? और पहला चरण? शाबाश। लेकिन यहां से प्रश्न बनेगा आपके फसलों से। कौन सा? फसल से। और फसलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। एक तो आपके सामने आता है खरीफ, खरीफ की फसल। फिर आता है आपके सामने रबी की फसल, और इसके अलावा जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें आने वाली है। ठीक है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, रबी की कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। और पशुपालन से प्रश्न पूछा हुआ है, भैंस वाला पूछा ही था, आपको पता है सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है, तो भैंस की। तो यहां से वो सवाल आया था। फसलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होनी है, खरीफ, रबी और जायद। अब खरीफ की फसलें हैं कौन कौन सी, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी है, बताओ जरा। कौन सी है खरीफ की फसलें? अच्छा, इनकी आप ट्रिक याद करें। याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, आसान क्या है। अरे गधा बाजा मत बजा, बाजा मत बजा, ये याद कर लेना आप। अरे गधा बाजा मत बजा, ये खरीफ की फसलें आएगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें हैं आपके सामने? ये जो शब्द लिखा है ना अरे, इसका मतलब है अरहर। तो अरहर की किस प्रकार की फसल होगी? तो अरहर एक खरीफ की फसल है। गै से क्या बनने वाला है? गन्ना। क्या बनेगा? गन्ना। सैकेरियम ऑप्सिनरिस। क्या होता है? सैकेरियम ऑप्सिनरिस, ये गन्ना है। ठीक है, तो गन्ना भी किस प्रकार की फसल होगी? ये भी खरीफ की फसल होने वाली है। धा से आपका बनने वाला है धान, और धान में क्या आता है? चावल। धान में क्या आता है? चावल। धान का मतलब चावल होता है, तो चावल भी एक खरीफ की फसल होगी। सीधा सा सवाल आएगा, खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की कौन सी है, और आए तो आप बता देना। बा से ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाजरा, दाल बाटी चूरमा, राजस्थान के सूरमा। बाजरा, बाजरा भी क्या है? खरीफ की फसल है। जय से क्या बनने वाला है? ज्वार बनेगा, तो ज्वार भी एक खरीफ की फसल रहेगी। मैं से फिर मूंगफली नहीं होगा,
मक्का, मक्का भी एक इसकी फसल रहने वाली है, मक्का। और इसके अलावा पैसे, तिलहन, और इसको आप साइलेंट कर सकते हैं ना। तो ये जो प्रमुख फसलें हैं ये खरीफ की फसलें रहने वाली है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका बाजरा होता है। बाजरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये वाला, ये खरीफ की प्रमुख फसलें रहेगी। अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, तिलहन और मक्का, ये प्रमुख फसलें हैं खरीफ की। अब बोते कब है? खरीफ की फसलें कब बोते हैं? याद है ना? बोने का समय कब होता है? हाँ जी, बोने का समय, फसलों को बोने का समय बताएं। यदि आपसे सवाल पूछ लें बोने का समय क्या है, तो ये भी मैंने एक दिन आपको शायद बताया था। एक शब्द याद करना था, जाखर। क्या याद करना था? जाखर। अब जा का मतलब क्या था? जायद। ख का मतलब खरीफ, और ए का मतलब था रबी। अब बोने का समय, 3 का पहाड़ा पढ़ लो बस। 3 का पहाड़ा याद है ना? 3 से 6, फिर 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 के साथ में आप 1 या 2 जनवरी फरवरी भी कर सकते हैं। ये बोने का समय है। कैसे? 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब मार्च है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये मार्च का महीना हो गया, ये मार्च है, ये मार्च हो गया। और ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला जून हो गया। तो मार्च से जून के बीच में इस प्रकार की फसलों को बोया जाता है, जायद की फसल। अब यहां देखें तो जून होगा, जून से क्या होगा? सितंबर अक्टूबर होने वाला है ना, ये सितंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और यहां से सितंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये वाला हो जाएगा। सितंबर से लेकर कौन सा? दिसंबर, आपके जनवरी, फरवरी। तो ये बोने का समय हो गया। ये क्या हो गया? बोने का समय। पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। खरीफ की फसलें ये रहेगी। इसके अलावा रबी की फसलें कौन कौन सी है? रबी की प्रमुख फसलें, रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी रहने वाली है? तो इसको भी आप याद कर सकते हैं आसानी से। ये फसलें कई बार पूछ लेते हैं, सीधा सा प्रश्न गलत हो जाता है। तो आज सच में राई ने गेम खेला। तो ये सारी की सारी इसमें जो फसलें आएगी वो आपके रबी की फसलें आने वाली है। आज सच में राई ने गेम खेला। अब इसमें क्या क्या आएगा देखो। खरीफ की फसलें पता चल गई ना कौन सी है? अरे गधा बाजा मत बजा। तो इसमें जो फसलें निकल के आ रही है वही यही रहेगी। और इसमें देखो कौन कौन सी आएगी। आज से क्या बनने वाला है? आलू। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कईयों को तो याद हो गया, कई ऐसे ही बैठे हैं अभी। तने से प्राप्त सब्जी, तने से प्राप्त सब्जी यदि आपसे पूछा जाता है तो कौन सा है? एक तो आलू है। आलू के अलावा मूली तो पौधे के जड़ वाले भाग से प्राप्त होती है। मूली है, सलजम है, और इसके अलावा गाजर है, ये पौधे के जड़ वाले भाग से प्राप्त होते हैं। आलू और पालक, पालक वो है, पालक तो आप सबको पता है जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आयरन सबसे ज्यादा किसमें होता है? पालक में। और ये प्रश्न आया था, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। ये आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार आया आपके सामने, गलत मत करना, कई बार आ गया ये। आयरन में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन में सबसे ज्यादा, सॉरी, पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है। इसलिए इसकी कमी से आपके एनीमिया रोग होता है। तो यदि एनीमिया की बीमारी है तो उसको पालक खाने की सलाह भी दी जाती है। पालक खाए, सेब खाए, इन सब में आपकी आयरन होता है। ठीक है, क्लियर? आलू पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होता है।
अदरक, वो अदरक प्रकंद का भाग है। इसके अलावा जड़ का पूछा जाए, जड़ से प्राप्त सब्जी, तो जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां कौन कौन सी है? अपना कृषि और पशुपालन ही टॉपिक है ना आज। तो जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जी का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? बताओ। मूली, ठीक है, आपके गाजर हो गया, गाजर, और एक शकरकंद। ये सारे के सारे आपके जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। और सवाल पूछा जाए पुष्प क्रम से कौन सी सब्जी प्राप्त होती है, तो आपका होगा फूल गोभी। कौन सी? फूल गोभी, पुष्प क्रम। यदि आपसे पूछा जाए पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी का नाम बताओ, पुष्प क्रम से, तो आपका आंसर होगा फूल गोभी। कौन सी? फूल गोभी। ये आलू वाला तो कई बार आया हुआ है, मैंने बार बार आपको बताया, आलू बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू पौधे के तने से प्राप्त होता है, कई इसको जड़ कर देते हैं। आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से। क्लियर हो गई बातें ये सारी? कब बोते हैं इनको? 3 का पहाड़ा पढ़ना है, बस बोने का समय आएगा 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, बस कंप्लीट। तो आप बना लेना, मार्च है, मार्च से जून आ जाएगा वैसे, ठीक है। आलू हो गया, जैसे क्या बनाओगे? जो, आलू के साथ में जो, तो जो भी, बारले जिसको कहते हैं ना, बारले, जो भी एक रबी की फसल है। जो किस प्रकार की फसल है? रबी की। सच, सच का मतलब क्या है? हाँ, यहां से सरसों, और सरसों पीली क्रांति से संबंधित है। क्रांतियां भी आज ही बताने वाला हूं आपको, है ना। पीली क्रांति, सरसों किस क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति से। और चे से क्या बनेगा? चना, साइसर एराइटिनम, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसके बॉटनिकल नेम भी होते हैं, वानस्पतिक नाम। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है, चना साइसर एराइटिनम होता है कि नहीं? आलू सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं साइलेंट करके रा से क्या बनेगा? राई, साफ साफ लिखा हुआ है ना राई, तो ये शब्द पूरा का पूरा राई है, राई, ठीक है। ने को आप साइलेंट कर दें, ये साइलेंट रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब गे से क्या बनाओगे? गेहूं, ये तो आप सबको पता चलता है, गे से गेहूं है। और गेहूं, गेहूं का बोटनिकल नेम पूछा जाए क्या बताओगे रे? वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका? ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ये गेहूं का वानस्पतिक नाम है। कई बार पूछ लेते हैं, मटर का आने वाला एग्जाम में, ध्यान में रखना, मटर पाइसम सेटाइवम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों का भी लिख लो, लिखवा देता हूं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसके वानस्पतिक नाम है। वनस्पति विज्ञान में ऐसा ही बोलते हैं इनको। अच्छा, इसके अलावा जो चना है साइसर एराइटिनम है। क्या है? साइसर एराइटिनम। जिसको याद हो वो याद कर लेना, साइसर एराइटिनम, ये चने का वानस्पतिक नाम है। मैं से क्या बनेगा? मटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंडल ने इसी पौधे पर प्रयोग किया था, मेंडल का ये प्रयोग था, है ना। मैं से बनने वाला है मटर, और मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। इसकी पूरी डिटेल जानकारी हम पढ़ चुके हैं, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ये मटर का वानस्पतिक नाम हो गया। खेला, खेला क्या है? खेला क्या है? खेला कोई है क्या ऐसी फसल, नाम याद आ रहा है आपको? खेला, खेला कुछ नहीं है, साइलेंट है, कई जबरदस्ती बना रहे हैं इसको ना। तो ये सारी की सारी ये मुख्य मुख्य फसलें हैं जो आपको ये आपके रोजमर्रा के जीवन में आपको पता है काम आती है, सारी की सारी है दैनिक जीवन में काम आती है, तो आपको पता रहेगा। आलू, सरसों, चना, जो, राई, ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं, और खरीफ की मैंने आपको पहले ही आपको बता दी। और एक और बच रहा है, वो है आपके जायद की फसल। एक और बच रहा है, तीसरी प्रकार की फसल रहेगी जायद की फसल।
जायद की फसल, ये पेन दिख रहा है क्या? जायद की फसलें, जायद की फसलें कौन कौन सी है? तो इसकी भी एक ट्रिक याद करना है, ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे, इसका मतलब क्या है? तय से तरबूज बनेगा। क्या बनेगा? तरबूज। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूं कि तरबूज जो होता है उसमें लगभग 95% क्या होता है? पानी होता है। तरबूज में, वाटरमेलन है ये, तरबूज में 95% पानी होता है। लो जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि तरबूज है वो सबसे भारी फल है। सबसे भारी फल कौन सा होता है? तरबूज होता है। तो ये सबसे भारी फल रहेगा। सबसे भारी फल यदि आपसे पूछा जाए हैवी फ्रूट कौन सा है, सबसे हैवी फ्रूट है वो तरबूज है। सबसे भारी फल कौन सा है? तरबूज है, क्योंकि इसमें लगभग 95% पानी उपस्थित होता है। आलू में भी होता है, आलू में भी पानी होता है, ठीक है। और आलू में किसकी मात्रा होती है? आलू में कार्बोहाइड्रेट की होती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आलू को उबाल कर खाना चाहिए। आलू को उबाल कर खाएं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है आलू से। उसे उड़द, उड़द क्या है? दाल। उड़द एक दाल है। और यहां से भी एक सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? दाल में। हाँ, क्लोरेला सेवाल है, लेकिन इधर इसकी बात हो रही है ना। सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में होती है। और दाल का नाम पूछा जाए तो सोयाबीन है। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसको तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। ध्यान रखिएगा, तीनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल। तीनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? सोयाबीन है। इसको लगभग तीनों सीजन में बोते हैं, ठीक है। ऋतु तो आपको पता ही है ना कौन कौन सी है। हो गया। खीरा, खीरा तो जान गए आप, खीरा है। खीरा के साथ में क्या आता है? ककड़ी आती है। खरबूजा बनेगा, खरबूजा। ये इसका सीजन आने वाला है, अभी रेनी सीजन में होता है ये खरबूजा। कैसे ककड़ी बनता है? ककुम्बर, ठीक है। और मरे, साइलेंट। तो तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सारे के सारे हैं, ये आपके जायद की फसलें हैं, जिसको हम कब बोते हैं? मार्च से जून के बीच में। अभी इसका सीजन आ गया है ना, इसका आ गया है सीजन। चलो ठीक है। हाँ, तो ये तीन प्रकार की फसलें आपने जानी, और कौन कौन सी है। यदि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है तो गलत नहीं करना। जायद की फसलें कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है, रबी की कौन सी होती है। अब लिखिएगा क्रांतियां, फसलों से संबंधित क्रांतियां। फसलों से संबंधित क्रांतियां हैं, ये 1857 वाली नहीं है। फसलों से संबंधित क्रांतियां। सबसे पहले आएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति। अब बताओ, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति पूछ लिया जाए, हरित क्रांति का संबंध किससे रहेगा? खाद्यान्न से। खाद्यान्न से रहता है जी, इसका संबंध है खाद्यान्न से। लो, नोट डाल के लिखना, हरित क्रांति का फादर किसको कहते हैं?
हरित क्रांति का जनक कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक किसको बोलेंगे? हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन है क्या? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक इसको बोलते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। कौन है? हाँ कौन है? बताओ बताओ। हाँ बोरलॉग है ना, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के बाद में आएगा सफेद क्रांति। अब सफेद क्या है? दूध। सफेद क्रांति का संबंध यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए दूध। क्या होगा? दूध। दूध, और दूध को बोला जाता है सर्वोत्तम आहार। यहां से मैं कुछ बातें लिख रहा हूं जो आपके काम की होगी। दूध को एक तो कहते हैं सर्वोत्तम आहार, यानी इसमें लगभग सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सर्वोत्तम आहार पूछा जाए कौन सा है तो दूध रहेगा। इसमें सब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण सारे हैं, इसलिए ये सर्वोत्तम आहार है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा दूध में प्रोटीन होती है। कौन सी है? कैसीन। और इसके कारण क्या होता है? सफेद। कैसीन के कारण क्या होता है? दूध सफेद दिखता है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा दूध में कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। और इसके कारण ये कैसा होता है? हल्का पीला दिखता है, हल्का पीला दिखाई देता है। हो गए? दूध का रंग सफेद क्यों होता है पूछा जाए तो कारण होगा आपका केसीन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला क्यों दिखाई देता है तो आपका आंसर होगा कैरोटीन। हाँ उनमें होता है। यस, ठीक है जी। तो दूध की बातें हो गई। दूध का संबंध कौन सी क्रांति से है? सफेद क्रांति से। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और यहां से भी एक सवाल निकल के आएगा, सफेद क्रांति का जनक कौन है? सफेद क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? सफेद क्रांति का जनक सर्दी जुकाम होने पर हमें गंध का अनुभव क्यों नहीं होता? श्लेष्मा झिल्ली पर सूजन आने के कारण। सबसे ज्यादा जल्दी फैलने वाली बीमारी कौन सी है? सर्दी जुकाम। और सर्दी जुकाम के वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस। छींक आ रही है ना, छींक। सफेद क्रांति का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद करना इसको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये है आपके फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। सफेद क्रांति का जनक यदि आपसे पूछा जाए तो रहेगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन, वो भारतीय है। और विश्व का पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी लिख देता हूं मैं। ये तो है भारतीय। ये क्या है? ये तो भारतीय है। भारतीय पूछा जाए। अच्छा, विश्व का पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी ध्यान में रखना। और बताओ क्रांति, सफेद क्रांति, हरित क्रांति, अब आएगा लाल क्रांति। लाल क्रांति। अब लाल क्या होता है? टमाटर।
सफेद होता है दूध, ऐसे याद कर लो, दूध सफेद है, हो गया है। फसलें हैं वो हरी भरी है, हरित क्रांति हो गई। लाल है टमाटर, तो टमाटर का संबंध हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसको मांस उत्पादन से भी संबंधित रखा जाता है, मांस। लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध टमाटर से होगा भैया, टमाटर। और टमाटर का रंग लाल क्यों दिखता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण, लाइकोपीन वर्णक। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। और टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? आम का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल वृत्ति खाते हैं। अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं? गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं? नहीं आता, बताना है। गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं? भूर्ण पोष को खाया जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भूर्ण पोष खाते हैं नारियल का, ये आना चाहिए आपको। सेब का कौन सा भाग खाते हैं? अभी मैं लिखाऊंगा कुछ भाग, आप ध्यान में रख लेना। लाल क्रांति के बाद में बात करें तो पीली क्रांति। पीली क्रांति, अब पीला क्या है? पीली तो सरसों है, सरसों। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? गोल्डन फाइबर। स्वर्ण रेशा किसको कहते हैं? जूट को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जूट को। ये ऐसे प्रश्न है कि एग्जाम में पूछ लेते हैं, गलत कर देते हैं। गोल्डन फाइबर, नकदी वही है, कपास, तंबाकू, है ना, ये है। हाँ, लिखाया हुआ है ना। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। सुनहरा रेशा, स्वर्ण रेशा, जूट को बोलेंगे, ध्यान रखना। जूट है ना, जूट जानते हो क्या? जूट, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, इसको वानस्पतिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जूट का, है ना। पीली क्रांति, सरसों, सरसों से इसका संबंध होगा। ब्रेसिका कैंपेस्टिस मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया। आगे चलते हैं और बताओ। नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली का संबंध है मछली से, मछली उत्पादन। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके फादर थे वो मछुआरे थे। मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली। ये आना चाहिए आपको। परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है? ये तो सब आने चाहिए। नहीं, उतना नहीं जाना है आपको, है। बर्ड सेंचुरी है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन से होगा नीली क्रांति। ठीक है, पीला, लाल, हरी, सफेद, नीली, भूरी। भूरी क्रांति बताओ क्या है? भूरी क्रांति उर्वरक, उर्वरक से, सही है। और बताओ है? गोल क्रांति। और गोल क्या है? आलू। आलू गोल नहीं होता क्या? है? आलू गोल है। और कोई बच रही? रजत क्रांति और बच गया क्या? रजत क्रांति है जी। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से, अंडा उत्पादन से, है ना, अंडा उत्पादन। और बताओ। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति तो आपको बताना है जूट। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, इसका संबंध पूछा जाए तो आंसर होगा झींगा उत्पादन। झींगा, झींगा, प्रॉन। हाँ, और झींगा अपना उत्सर्जन किसकी सहायता से करता है? ग्रीन ग्रंथियों द्वारा। किसकी सहायता से? ग्रीन ग्रंथियां, लिखाया हुआ है। हो गई ये क्रांतियां, पढ़ लेना भैया, किसका संबंध कहां से देख लेना।
ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा। झींगा अपना उत्सर्जन किसकी सहायता से करता है? ग्रीन ग्रंथियों, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा करता है। मेंढक हो गया। अब इसमें तो कुछ है नहीं, लाल टमाटर है तो याद कर लेना लाल क्रांति है, आलू गोल है तो गोल क्रांति है, ठीक है। जूट, जूट देखा है? बोरियां देखिए, बोरियां, उसका धागा देखा है कैसा दिखता है? हो जाएगा याद, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ, नहीं होनी चाहिए। और चले आगे। नेक्स्ट, कुछ कल्चर भी ध्यान में रखना है। नंबर 1 सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर, इसमें किसका अध्ययन करेंगे? रेशम के कीट का। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। और यदि आप में से कोई ये बता दें कि रेशम का कीड़ा है वो कौन सा होता है तो ये और अच्छी बात होगी। रेशम के कीट का नाम क्या है? रेशम, रेशम धागा बांधते हो आप। रेशम का कीट कौन सा होता है? बॉम्बिक्स मोराई। कौन सा? बॉम्बिक्स मोराई। कीट का नाम पूछा जाए तो बॉम्बिक्स मोराई है। बॉम्बिक्स है मोराई, बॉम्बिक्स है मोराई। और पूछा जाए पेड़ का नाम तो ये सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। सहतूत के पेड़ पर देखा है क्या? सहतूत का पेड़ है क्या? रेशम का कीट कहां पाया जाता है? सहतूत के पेड़ पर। रेशम कीट पालन को किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर। करेंगे करेंगे। लो नंबर 2 एपीकल्चर। एपीकल्चर का बताना जरा। विज्ञान की किस शाखा में, विज्ञान की किस शाखा का संबंध एपीकल्चर से है? यानी किसका, हाँ किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? मधुमक्खी पालन। ये तो आराम से याद हो जाएगा। कैसे? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन ये तो आराम से याद होगा। कैसे? मधुमक्खी ने एमए कर रखा है। एमए डिग्री होती है ना एमए की, 10th 12th, फिर उस कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में बीए करते हैं, साइंस वाले बीएससी करते हैं और बीए के बाद में एमए होता है। तो आप याद कर लेना एमए। एमए, एमए का मतलब याद आ जाएगा। एम का मतलब मधुमक्खी पालन और ए का मतलब एपीकल्चर। ठीक है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं। मधुमक्खी की प्रजातियां कितनी है? 4। कौन कौन सी है पता है क्या? मधुमक्खी की 4 प्रजातियां कौन कौन सी है? राजा, रानी, सैनिक और श्रमिक। इसकी 4 प्रजातियां हैं। राजा होता है, रानी, सैनिक, श्रमिक और एक होता है सैनिक। ये आपने जो मधुमक्खी का छाता देखा है ना, उसमें ये 4 टाइप के होते हैं। उसमें डंक मारने वाले कौन होते हैं? सैनिक, ये बाहर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। शहद बनाने वाले कौन होते हैं? श्रमिक। और मधुमक्खियों की संख्या बढ़ानी है, ये क्लियर हो गई बातें? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर, विटीकल्चर बताओ किसको बोलते हैं?
और ये आपके एयरफोर्स, नेवी एयरफोर्स के पेपर में आया भी था। तो कोई जरूरी थोड़ी उसी में हो, है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। अब नहीं, काफी टाइम हो गया इसको, लगभग 5-6 साल पहले। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती किसमें की जाती है? विटीकल्चर में। विटीकल्चर का मतलब है अंगूर की खेती। और अंगूर में कौन सा एसिड होता है? अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक। कौन सा होता है? टार्ट्रिक। इमली में कौन सा होता है? आपने सुने हुए ना, अंगूर खट्टे हैं, इमली भी खट्टी है, टार्ट्रिक एसिड है इनमें। अंगूर, ठीक है। तो ये विटीकल्चर हो गया। और चलते हैं आगे कल्चर में, और अगला कल्चर रहेगा वो है पोल्ट्री कल्चर। ये तो शब्द देखा है आपने, ये तो शायद आपने जगह जगह देखा होगा। याद आ रहा है क्या? आपके गांव में भी हो सकता है। ये शब्द कहीं लिखा हुआ देखा है? पोल्ट्री कल्चर, मुर्गी पालन। कौन सा? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन पोल्ट्री कल्चर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एक रोग जरूर ध्यान में रख लेना, मुर्गियों में पाए जाने वाला भयंकर रोग आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, ये एग्जाम में आया हुआ है, आर्मी की एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान में रखना। मुर्गियों में एक रोग पाया जाता है, इसका नाम है रानीखेत। भयंकर रोग है ये। वैसे फाउल पॉक्स वो भी होते हैं इसमें, फाउल पॉक्स वाले मुर्गियों में चिकन पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं ना, हाँ, तो वो भी इसमें होते हैं। फाउल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रानीखेत, ये सारे मुर्गियों से संबंधित रोग है। तो मुर्गी पालन को क्या बोलेंगे? पोल्ट्री कल्चर। अब इसमें भी अलग अलग आते हैं मुर्गी पालन में। ब्राउन स्विस आता है, ब्राउन स्विस। ब्रॉयलर आते हैं, ब्रॉयलर वो होते हैं जो अंडे देते हैं। ब्राउन स्विस वाले होते हैं जो मांस देते हैं, मांस है। अंगोरा होते हैं, अंगोरा, अंगोरा नस्ल के मुर्गे जो लड़ाकू होते हैं, लड़ाकू, लड़ने वाले। असील, असील मुर्गे देखे क्या? असील मुर्गे होते हैं ऐसे बड़े बड़े जो लड़ने में काम आते हैं, लड़ाई झगड़े में, असील मुर्गे होते हैं वो। लेकिन इतना आपको नहीं जाना, बस इतना ध्यान में रख लेना, पोल्ट्री कल्चर क्या है? मुर्गी पालन। नेक्स्ट, और बताओ। हॉर्टिकल्चर, जी बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में इसका सीधा संबंध रहेगा बागवानी। क्या? बागवानी। समझ गए? बागवानी। और बताओ भाई, कौन सी कल्चर बच रही है? पीसी कल्चर हो गया था क्या? पीसी कल्चर नहीं हुआ? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब है मछली पालन। मछली की भी अलग अलग प्रजातियां, जैसे रोहू है, कतला है, हाँ, झींगा, रोहू, कतला, ये सारी मछलियों से संबंधित है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, कल्चर में इंपॉर्टेंट हो गए। और बताओ क्या चीज है? फ्लोरिकल्चर, हाँ होता है ना, बिल्कुल, फ्लोरिकल्चर भी है, क्यों नहीं है? फ्लोरिकल्चर में बताओ किसका अध्ययन करते हैं? फ्लोरिकल्चर में जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, फलों का अध्ययन किया जाता है। एक ऑलेरी कल्चर होगा। क्या होगा? ऑलेरी कल्चर। और ऑलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? साग सब्जियों का।
साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ये लीजिए, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारे मैंने आपको बताए। पोल्ट्री कल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, साग सब्जी, साग सब्जियां, शुद्ध सब्जियां, साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर में। ठीक है, किसमें करते हैं? ओलेरिकल्चर में। ठीक है, कुछ अध्ययन की शाखाएं आपको याद करनी है, कुछ अध्ययन की शाखाएं याद करनी है। नंबर 1 पोमोलॉजी, कुछ अध्ययन की शाखाएं भी आपको ध्यान में रखना है। ये लॉजी है, वो कल्चर था, ये लॉजी है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, हाँ, पोमोलॉजी हो गया। एंथोलॉजी, जी बिल्कुल, एंथोलॉजी बताओ। एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है, और पुष्प तो आपने कल परसों ही पढ़ाया था, पुष्प का अध्ययन। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोडोइसिया। सबसे छोटा बीज कौन सा है? आर्किड। और सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? साइकस है। कौन सा है? साइकस है। एंथोलॉजी में क्या करते हैं? पुष्प का अध्ययन करते हैं। और एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? परिपक्व पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम लिखा है ना। बाह्य दल, दलपुंज, पुमुंग और जायांग। ठीक है, एंथोलॉजी। नेक्स्ट, और ये आर्मी के पेपर में आया हुआ प्रश्न, ये लो एग्जाम में आया है, आर्मी की एग्जाम में ये सवाल आया है, और वो था सिस्मोलॉजी। ये बार बार आ रहा है सवाल, ध्यान में रखिएगा, और अभी आया है ये राजस्थान के एग्जाम में। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूकंप का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का। हो गया? और बताओ लो जी, हरियाणा। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी ये तो होते ही हैं। फाइकोलॉजी, इसके अलावा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बायोलॉजी, बताओ इसमें किसका करेंगे? फाइको, सेवाल, सेवाल का अध्ययन होता है। माइको, कवक। बायो, साइकोलॉजी भी बताएंगे। साइकोलॉजी, इसका बताओ जरा। साइकोलॉजी ये लिखा है, देखो इधर, ये देखो इधर, दिख रहा है क्या? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मन के, मन का, मन का विज्ञान है ये। अरस्तु की देन है। हाँ, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु।
ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर, बिल्कुल सही है। और बोलते रहो आप, ऑन्कोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका? कैंसर। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी। एक सवाल यहां से बनने वाला है, आपके आज की क्लास में से ही बनेगा। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। कार्डियोलॉजी, जी बिल्कुल, आपने देखा होगा ये नाम, कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी किडनी से संबंधित है ना, मूत्र विज्ञान। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन, उत्सर्जन। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मैंने बहुत सारी लॉजी लिखा दी है, देख लेना। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका? कोशिका का। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं भैया? भ्रूण का अध्ययन करते हैं। किसका? भ्रूण का। एक होगा आपके डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बताओ इसका, बताओ। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, लकड़ियों का अध्ययन। किसका? लकड़ियों का अध्ययन। हो गई बहुत सारी। सीस्मोग्राफ होता है ना, सीस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, उसमें भूकंप को मापा जाता है। वो अलग, उसको अलग करेंगे हम, फिजिक्स में लेंगे उसको, उपकरण वाले टॉपिक में, है ना। अभी ये बायोलॉजी से संबंधित कुछ शाखाएं थी आपके, तो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को। पता है ना या नहीं है? नहीं है तो नोट कर लो इधर। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? सारी बातें बता देता हूं एक्स्ट्रा जो है। जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं, जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये लो, अरस्तु, अरस्तु की लालटेन। और पिछले एग्जाम में आया भी था सवाल, पिछले एग्जाम में सवाल आया, लालटेन या चिमनी जो होती है उसकी बाती में तेल ऊपर नीचे किस क्रिया के द्वारा चढ़ता है? कैपिलरी होता है, कैसिकात्व। ये आर्मी के पेपर में आया हुआ है सवाल, ध्यान में रखिएगा। जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो आपको बताना है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। उसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं। दोस्तों, जिंदगी में यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो उसका कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी, हाँ, बाग भी उजड़ जाते हैं जिनमें माली नहीं होते, है कि नहीं? तो जिंदगी में आपको रोकने टोकने वाला होना चाहिए ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। क्लियर? और भी बताने हैं क्या कुछ?
कुछ दिवस है साइंस की, वो भी नोट कर लो। कुछ दिवस भी लिखवा देता हूं, ध्यान में रखना। यदि यहां से सवाल पूछा जाए तो आप सही कर देना भैया। दिवस में सबसे पहले पूछा जाए विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस में बताओ कब बनाया जाता है? 28 फरवरी, 28 फरवरी को आता है ना। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। जैव विविधता दिवस, ऐसे तो बहुत सारे हैं, अरे ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी साइंस के जो दिवस है ना वही ध्यान में रखने हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद है? विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाते हैं इसको? 1 दिसंबर को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी, जैव विविधता दिवस 22 मई, एड्स दिवस 1 दिसंबर। ये दिवस भी ध्यान में रखने होते हैं। और कौन सा बच रहा है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाते हैं इसको? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसके अलावा जल दिवस, जल दिवस ये कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं इसको? 22 अप्रैल को। हो गए? ओजोन दिवस कब मनाते हैं बताओ? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर। तो ये सारे के सारे साइंस से रिलेटेड जो दिवस है वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ध्यान रखिएगा। विज्ञान दिवस 28 फरवरी, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, पर्यावरण दिवस, डायबिटीज डेज, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे। जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, ओजोन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले रोक। कल उसका भी अध्ययन कर लेंगे, अंतरिक्ष से संबंधित जानकारियां। और इसके अलावा आपके सौर मंडल वाला जो टॉपिक है ग्रह से संबंधित, वो भी कल की क्लास में जानेंगे। तो अब ज्यादा आपका समय लगने वाला है नहीं। क्लास को समाप्त करेंगे उससे पहले एक सवाल मैं आपके सामने लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, आंसर करना। ले ले। हल्दी का रंग पीला क्यों दिखाई देता है? देखो क्वेश्चन लिखा और आंसर आने लग गए, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। हल्दी का रंग पीला दिखाई देता है किसके कारण? केसीन के कारण, लाइकोपीन के कारण, करकुमिन के कारण, या फिर सोलेनम के कारण। अब ये कोई सवाल ऐसा नहीं है यहां से 4 प्रश्नों के आंसर तैयार होने वाले हैं आपके। हल्दी का रंग आपसे पूछा जा रहा है, हल्दी का रंग पीला क्यों दिखाई देता है, बताओ इसका कारण क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। केसीन अभी आया था आपको, दूध, इसका संबंध दूध है, और दूध का रंग कैसा? सफेद। दूध का रंग सफेद केसीन के कारण होता है, तो ये तो नहीं होने वाला आंसर इसका। फिर आ रहा है लाइकोपीन, तो ये पता है आपको, टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। टमाटर का रंग कैसा? लाल। टमाटर का रंग लाल इसी के कारण होता है जी।
इसके अलावा सोलेनम, नहीं जी, लहसुन में विशिष्ट गंध आती है आपके सल्फर के कारण। ये लिखा गया है सोलेनम, और सोलेनम होता है आलू में। इसका मतलब आलू का रंग कैसा होता है? हरा। आलू का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, करकुमिन, और इसी के कारण हल्दी का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। एक सवाल और लेता हूं, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सीधा आंसर करना है। बिना ऑप्शन के ही करना है ना, और तैयारी वही होती है जो बिना ऑप्शन के की जाती है। प्रश्न लिखा, आंसर आया, ठीक है। हाँ, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। पटेला अस्थि कहां पाई जाती है बताओ? याद है? पटेला अस्थि कहां होती है? घुटने में होती है। जी बिल्कुल सही है, आंसर आपका सही है। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।